स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, हमारा फोर्थ लेसन जो है हम हाफ से ज़्यादा पढ़ चुके थे। ये आपका फोर्थ लेसन था हिस्ट्री का, ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज। ट्राइबल मतलब वो जनजातियाँ जो वनों में रहती थी, जंगलों में रहती थी, अपना इनका कल्चर था, संस्कृति थी। डिकूज मतलब जो बाहर से आए हुए लोग थे। बाहर से आए लोग से मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं है, वो लोग भी जो जैसे कोई ज़मींदार है बाहर से आकर उनकी किसी और की भूमि को कैप्चर कर लिया, यानी कब्जा लिया, और उनसे अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग क्या करवा रहा था, काम करवा रहा था। तो ये जो लेसन है इसने पढ़ा था बिरसा मुंडा के बारे में, और ये भी पढ़ा कि कैसे ब्रिटिश ने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिया के फॉरेस्ट हैं या जो भी लैंड हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यू कलेक्ट कर सकें, किस तरह से कर सकें। ये सब करने के लिए उन्होंने हर चीज़ अपनाई, और उन्होंने ज़मींदारों को और जो डिकूस जिन्हें कहा जा रहा है, बड़े जो लैंड ओनर होते थे, उनको ये काम सौंप दिया कि भाई ये काम आपका है, आपको क्या करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है। इसके अंदर जो है फिर हमने पढ़ा था बिरसा मुंडा के बारे में कि जो इन्होंने क्रांति लाई लोगों के अंदर कि हमें क्या करना है, अपने जो पुराने हमारा गोल्डन था, गोल्डन एज मतलब कभी हम वनों में फ्रीली घूमते थे, हमारी मर्जी होती थी, वैसे रहते थे, हमारी अपनी संस्कृति होती थी, जो आज वर्तमान में क्या कर दिया गया, अंग्रेज़ों के द्वारा हम पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, उनको समाप्त करने के लिए जो इन्होंने संघर्ष किए। फिर अंग्रेज़ों ने कोशिश की कि ये जो कल्टीवेशन करते हैं जैसे कि शिफ्टिंग वाली, तो उसको परमानेंट सेटलमेंट करके एक जगह ही करवाई जाए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, रेवेन्यू मिल सके। लेकिन वो इस चीज़ में से नहीं हुए कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिस एरिया में होती थी वहाँ की एक तो भूमि फर्टाइल नहीं थी, यानी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी। दूसरा रीज़न ये था कि मिट्टी के साथ साथ यहाँ की जो ड्राइस यानी सूखापन रहता था मिट्टी में, तो इरिगेशन मतलब सिंचाई की सुविधा नहीं थी, जिस कारण से वो झूम कल्टीवेशन या दूसरी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंडिया के अंदर होती थी उसको सेटल्ड करने में कामयाब नहीं हो पाए। तो इसके बाद हम आगे आज इस लेसन को पढ़ेंगे जो हमारा रह रहा है, जहाँ से स्टार्ट करेंगे आज हम स्टार्ट करेंगे फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। जो कानून बनाए गए लोगों के ऊपर, जो नियम कानून लगाए गए, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें बताया गया है कि लोगों के ऊपर जो है डायरेक्टली ब्रिटिशों के द्वारा कुछ ना कुछ क्या लगा दिया गए, लॉज लगा दिए गए, कानून लगा दिए गए, नियम लगा दिए गए। इसके अनुसार अंग्रेज़ों ने ये कहा कि फॉरेस्ट जो है वो किसकी संपत्ति है, अंग्रेज़ों की संपत्ति है। इसमें इन इंडियंस का या जो जनजातियाँ रह रही हैं वनों में उनका कोई अधिकार नहीं है। तो सारे फॉरेस्ट पर इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था, फॉरेस्ट को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था। कुछ फॉरेस्ट थे जो रिज़र्व कर दिए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि वो वहाँ से जो लकड़ी वगैरह हैं और जो उन्हें चाहिए वो उन वनों से प्राप्त करते थे। इन जंगलों में जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, लोकल लोग थे जो हमेशा जाते थे आते थे, उनका आना जाना बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो लोग भाई झूमिंग कल्टीवेशन में लगे हुए थे, जो कृषि करते थे, स्थानांतरित कृषि यानी जंगल में यहाँ से वहाँ जाकर के जो भूमि को साफ करने का काम करते थे, वो सब भी क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। एक बाल्टी बाहर लगा दे मोरा में, बंद कर दिया गया। अब और इस कारण से जो बहुत से इस जनजाति के लोग थे जो अपना जीवन इन वनों में गुजार रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर पड़ा और उनको ये जगह छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा। बट अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों को लगा कि इन लोगों को यहाँ रोकना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू किया। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ देखा कि हमें फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, यानी जो उन्हें काम करने होते थे, जैसे पेड़ काटने हैं तो उसके लिए लेबर चाहिए, तो लेबर वगैरह की जब अंग्रेज़ों को प्रॉब्लम आने लगी तो इन्होंने वहाँ की ही जो जनजातियाँ जो कभी जंगलों में स्वतंत्र रहती थी उनको वहाँ रोक करके डेली वेज पे यानी जो दिहाड़ी मजदूरी के रूप में उनसे काम करवाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो रीज़न था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया और विलेज के लोगों को सस्ती लेबर जो है अंग्रेज़ों को यहाँ मिलने लगी उन मज़दूरों के द्वारा। फिर इसमें जो बहुत सी जो हमारी ट्राइबल ग्रुप थे वो इसके खिलाफ़, अंग्रेज़ों के जो रूल बनाए गए इन नियमों के खिलाफ़ विरोध करने लगे। उन्हें मतलब ये रूल्स पसंद नहीं आए, वो उन रूलों का उल्लंघन करने लगे और कंटिन्यू जो है
अपनी मर्जी से खेतों की सफाई करके, मतलब जो टुकड़ा भूमि का साफ करते थे उस पर खेती करना, और इस तरह से क्रांति उनके खिलाफ करने लगे, अंग्रेज़ों के खिलाफ। रिबेलियन होता है क्रांति करना। और इस तरह की जो रिवॉल्ट है वो हुई सोंगराम संगम्मा जगह है 1906 में आसाम के अंदर, जहां वनों का सत्याग्रह चलाया गया 1930 के आसपास, मध्य प्रोविंस के अंदर भी, यानी सेंट्रल जो हमारा इंडिया पड़ता है उस एरिया में भी। अब प्रॉब्लम क्या थी ट्रेड के लिए? ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप फाउंड दैट ट्रेडर एंड मनी लैंडर्स वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट मोर ऑफ्टन। अब 19वीं सदी में जो ये जनजातियाँ थी उनको सामने ये समस्या थी कि जो मनी लैंडर, जो धनी लोग होते थे, ट्रेडर होते थे, क्या करते थे, तकरीबन वनों में आते रहते थे, वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जंगलों से जो चीज़ें प्राप्त होती थी उनको खरीदने के लिए, परंतु वो क्या करते थे, वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफरिंग कैश लोन, उन्हें नगद पैसे देते और उनसे चीज़ें खरीदते, एंड आस्क देम टू वर्क फॉर वेज, और उनसे कि तुम हमारे लिए डेली वेज पे काम करो, यानी मजदूरी पर काम करो। इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड द, ये इसमें कुछ समय लग गया जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको समझने में, द कॉन्क्यूस्ट व्हाट वाज हैपनिंग, कि उनके साथ क्या हो रहा है। फिर लेट अस कंसाइड द केस ऑफ सिल्क ग्रोवर, जो सिल्क की खेती करते थे उनके बारे में हम जानते हैं। इन द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में, इंडियन सिल्क वाज इन डिमांड इन यूरोप मार्केट, भारतीय सिल्क की बड़ी डिमांड थी यूरोप के बाज़ार में। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वाज हाईली वैल्यूड, जो भारत की सिल्क होती थी ना वो बहुत ही महंगी बिकती थी यूरोप के मार्केट में, और इसकी डिमांड जो है कंटिन्यू वहाँ के मार्केट में बढ़ रही थी। और ज़्यादा डिमांड होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, वो चाहती थी कि जो सिल्क प्रोडक्शन है, जो सिल्क का पैदावार है, उन लोगों से मिल करके इस डिमांड को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा किया जाए। हज़ारीबाग जो प्रेजेंटली झारखंड एरिया में पड़ता है, वो एक एरिया था जहाँ संथाल नाम की जो प्रजाति थी वो रहती थी, और कोकुन को पालकर, हमें पता है ना कोकुन का कीड़ा होता है जो सिल्क उत्पन्न करता है। तो ट्रेडर क्या करने लगे, डील करने लगे सिल्क की उनके साथ सीधे अपने एजेंट को भेजकर, और वो सिल्क जो इनसे ख़रीदते थे बहुत ही सस्ते दामों पर ख़रीदते थे, यानी बहुत ही कम पैसे देते थे उनको। तो द ग्रोवर वर पेड ₹3 to ₹4 फॉर 1000 कोकन, 1000 कोकन का सिर्फ 3 या 4 रुपये उन्हें दिया जाता था। दीज वर दैन एक्सपोर्ट टू बुर्दावान और गया, दे वर सोल्ड टू 5 टाइम द प्राइस, और जब ये बाद में दूसरी जगह गया वगैरह ले जा करके इसको बेचते तो इससे 5 गुनी कीमत पर बेचते थे। तो इससे सिर्फ मिडिल मैन को और जो ट्रेडर्स थे, ब्रिटिश थे, उनको ही फ़ायदा हो रहा था। जो ये लोग इस काम में लगे हुए थे उनको इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं था। तो इस तरह से जो सिल्क की खेती पैदावार करने वाला था वो पूरी लॉस में रहता था, और जो ब्रिटिश थे और बीच के बिचौलिए होते थे वो अच्छी इनकम इसमें कर लेते थे। तो इस तरह से जो है यहाँ के लोगों को समझ में आने लगा कि जो मार्केट और ट्रेडर है, वो बाज़ार जो इनके द्वारा चलाया जा रहा है वो हमारा एक तरह से दुश्मन है। हम इतनी मेहनत करते हैं और उसके बदले हमें कुछ भी नहीं देते। तो इसलिए ये इस सर्च में कि हमें दूसरी जगह जा कर के क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, तो काम की तलाश में ये निकल पड़े। फिर लेट 19th सेंचुरी में टी प्लांटेशन, यानी जो आपकी चाय के बागानों का काम है वो स्टार्ट हुआ, और माइनिंग का काम स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रीज़ लगने के कारण, अंग्रेज़ों के आने के बाद भारत में इंडस्ट्रीज़ लगना स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण यहाँ इंडस्ट्रीज़ का और इसका काम स्टार्ट हुआ। तो ये यहाँ काम करने के लिए आने लगे, ये जो मज़दूर वर्ग था वो कभी कॉटन की और इसकी खेती कर रहा था ये लोग। तो उस समय में जो माइनिंग है आपकी झारखंड में होती थी, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर होता था वो उनको बड़ी ही दयनीय दशा में रखता था, बहुत कम पेमेंट देता था, और इस तरह से उन्हें वापस फिर से अपने जहाँ रहते थे उसी घर वापस आना पड़ा। तो आज के लिए ये लेसन इतना काफ़ी है, कल इससे आगे करवा दूँगी इस लेसन को। और अपनी ज्योग्राफी तकरीबन पूरी हो चुकी है, तो आप उसे अच्छे से रिवाइज़ कर लें। आपका ये वर्क है। थैंक यू।